हेलो स्टूडेंट्स, द सोशियोपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डाइव करने वाले हैं आपकी क्लास 11 सोशियोलॉजी के चैप्टर 5 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में। हम उन कमाल के लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंडिया में सोशियोलॉजी की आप कह सकते हैं नींव रखी। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में सोशियोलॉजी की शुरुआत आखिर हुई कैसे। उसके बाद हम चार बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स जीएस घुरिये, डीपी मुखर्जी, एआर देसाई और एमएन श्रीनिवास के आइडियाज को समझेंगे। और बिल्कुल आखिर में हम उनकी लेगेसी पर यानी उनकी विरासत पर बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। जब सोशियोलॉजी यूरोप में एक नया सब्जेक्ट था, उसे इंडिया में लाना और यहाँ एस्टैब्लिश करना एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज था। यहाँ के जो अर्ली थिंकर्स थे उन्हें एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से डील करना पड़ा। एक देश जो गुलाम है, आखिर वहाँ सोशियोलॉजी का रोल क्या होगा? और ये सवाल इट वाज अ बिग डील। देखिए, यूरोप में सोशियोलॉजी पैदा हुई थी मॉडर्निटी को समझने के लिए, लेकिन इंडिया के लिए मॉडर्निटी का एक्सपीरियंस तो कॉलोनियल रूल से यानी अंग्रेजों के शासन से जुड़ा हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में एक इंडियन सोशियोलॉजी आखिर दिखेगी कैसी, यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इंटरेस्टिंगली, इस सब्जेक्ट के फॉर्मल तौर पर आने से पहले ही कुछ एक्सीडेंटल पायनियर्स ने इसका रास्ता बना दिया था। फॉर एग्जाम्पल, एल.के. अनंत कृष्णा आयर। उन्होंने एक क्लर्क की तरह शुरुआत की और कोचिन स्टेट के लिए एथनोग्राफिक सर्वेज किए। इसका मतलब है लोगों के बीच जाकर उनके कल्चर और लाइफ को डिटेल में स्टडी करना। और दूसरे थे शरद चंद्र रॉय, जो एक लॉयर थे पर छोटा नागपुर के आदिवासी लोगों पर सबसे बड़े एक्सपर्ट बन गए। इन दोनों ने अनजाने में ही इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की फाउंडेशन रख दी थी। जबकि अय्यर और रॉय ने अनजाने में जमीन तैयार की, सोशियोलॉजी को एक प्रॉपर एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पर एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट जाता है जीएस घुरिये जैसे लोगों को। उन्हें इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज सोशियोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंडिया का पहला पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया था। घुरिये के करियर के ये माइलस्टोन्स देखिए, आपको उनका इंपैक्ट साफ दिखेगा। 1919 में स्कॉलरशिप पर विदेश जाना, फिर 1924 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हेड बनना और 1951 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करना। उनका 35 साल से भी लंबा करियर इस फील्ड के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन गया। घुरिये ने दो मेन इश्यूज पर अपने व्यूज दिए। आदिवासी कम्युनिटीज़ पर उनका कहना था कि वो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं जो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर में शामिल हो रहे हैं। और जब बात आई कास्ट की, तो उन्होंने रिजली की रेशियल थ्योरी को चैलेंज किया। जिस थ्योरी में कहा गया था कि ऊंची जातियां आर्यन रेस की हैं, घुरिये ने कहा कि ये शायद सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कुछ हद तक सही हो सकता है। घुरिये ने कास्ट सिस्टम को समझने के लिए ये 6 फीचर्स दिए। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। पहला, सोसाइटी जन्म के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बटी है। दूसरा, इनमें एक क्लियर हायरार्की होती है, कोई ऊपर कोई नीचे। तीसरा, साथ खाने पीने और सोशल मिलने जुलने पर सख्त रूल्स होते हैं। चौथा, हर जाति के अधिकार और जिम्मेदारियां अलग अलग होते हैं। पांचवा, काम धंधा भी जन्म से ही डिसाइड हो जाता है। और छठा, शादी सिर्फ अपनी ही जाति में हो सकती है, जिसे हम एंडोगमी कहते हैं। तो जहां घुरिये कास्ट जैसे स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहे थे, वहीं एक और स्कूल ऑफ थॉट था जिसका पूरा फोकस इंडियन ट्रेडिशंस पर था। और यहां हम बात करेंगे लखनऊ स्कूल के डीपी मुखर्जी की। उनका ये फेमस कोट बेसिकली उनकी पूरी फिलॉसफी को समराइज कर देता है। वो कहते थे, एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट होना काफ़ी नहीं है, उसे पहले एक इंडियन होना ज़रूरी है। उनका साफ मानना था कि इंडियन सोसाइटी को आप बाहर से नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको उसकी ट्रेडिशंस और कल्चर के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने लिविंग ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया। सोचो, एक ऐसी परंपरा जो जिंदा है, वो अपने पास से जुड़ी हुई है, लेकिन नए एक्सपीरियंसेस को अब्जॉर्ब करके टाइम के साथ इवॉल्व भी होती है। उनके हिसाब से इंडिया में चेंज वेस्टर्न कंट्रीज की तरह कॉन्फ्लिक्ट या रेवोल्यूशन से नहीं, बल्कि कलेक्टिव एक्सपीरियंस से, या जिसे वो अनुभवा कहते थे, उससे आता है। अच्छा, जहां मुखर्जी चेंज को ट्रेडिशन के अंदर देख रहे थे, वहीं एआर देसाई का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग था। वो एक पक्के मार्क्सिस्ट थे और उन्होंने इंडियन सोसाइटी को क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक्स के एंगल से देखा। उनका स्पेशल फोकस था मॉडर्न इंडियन स्टेट पर। देसाई ने आज़ाद इंडिया के वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य होने के दावे को क्रिटिकली एग्जामिन किया। पहले ये समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट होता क्या है। ये एक पॉजिटिव स्टेट है जो लोगों की भलाई के लिए एक्टिवली काम करता है। ये डेमोक्रेटिक होता है और इसकी इकोनॉमी मिक्स्ड होती है, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के एंटरप्राइजेज होते हैं।
पारस देसाई ने इस वेलफेयर स्टेट के दावों का एक रियलिटी चेक किया। उन्होंने कुछ सिंपल, डायरेक्ट सवाल पूछे। क्या स्टेट सबको गरीबी से आज़ादी देता है? क्या ये इनकम की इनइक्वालिटी को ख़त्म करता है? क्या ये कैपिटलिस्ट प्रॉफिट से ऊपर लोगों की ज़रूरतों को रखता है? और उनका जवाब था अ क्लियर नो। इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि ये कल्याणकारी राज्य सिर्फ एक मिथ है, एक भ्रम है। जहां देसाई स्टेट जैसे बड़े स्ट्रक्चर को देख रहे थे, वहीं हमारे अगले सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास ने अपना फोकस ग्राउंड लेवल पर, यानी इंडिया के गांव पर रखा। वो आज़ादी के बाद के शायद सबसे फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एथनोग्राफिक फील्ड वर्क को पॉपुलर बनाया, मतलब लोगों के बीच में रहकर उनकी लाइफ को समझना। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एकेडमिक डिबेट है। एक तरफ श्रीनिवास का मानना था कि गांव इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। उन्होंने ये भी दिखाया कि गांव कभी अकेले नहीं थे। दूसरी तरफ लुइस डूमोंट जैसे थिंकर्स थे जिन्होंने कहा कि गांव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कास्ट है, क्योंकि एक इंसान गांव छोड़ सकता है पर उसकी जाति तो हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन इस डिबेट के बाद भी विलेज स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। इन स्टडीज़ ने आज़ाद इंडिया में सोशियोलॉजी को एक नया पर्पस दिया। इनके जरिए देश के पॉलिसी मेकर्स को पहली बार गांव में हो रहे तेजी से बदलाव का एक आई विटनेस अकाउंट मिल रहा था, और ये देश के डेवलपमेंट के लिए ऑफ कोर्स बहुत जरूरी था। तो चलिए अब सब कुछ साथ लाते हैं। आइए देखें कि इन चारों ग्रेट थिंकर्स ने मिलकर इंडियन सोशियोलॉजी को कैसे शेप किया और उनकी लेगेसी क्या है। ये टेबल उनके यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को बिल्कुल साफ दिखाता है। घुरिये ने वेस्टर्न सवालों को इंडियन ग्रंथों के ज्ञान से जोड़ा। डीपी मुखर्जी ने इंडियन ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस को फिर से एस्टैब्लिश किया। ए.आर. देसाई ने इंडियन स्टेट को एक क्रिटिकल मार्क्सिस्ट नज़र से देखा, और एम.एन. श्रीनिवास ने फील्ड वर्क के जरिए इंडियन गांव में हो रहे चेंज को समझा। इन सब ने मिलकर सोशियोलॉजी को एक इंडियन आइडेंटिटी दी। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, इन फाउंडिंग फिगर्स के आइडियाज़ आज के इंडिया को समझने में हमारी कैसे मदद करते हैं? सोचिएगा ज़रूर। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। थैंक यू।